हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हमारी एक सीरीज़ है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की। इसमें हम 10 मिसलिनियस क्वेश्चंस चूज़ करते हैं, कुछ ग्रामर के और कुछ वोकैब के। क्वेश्चंस को चूज़ करते समय हम ये कोशिश करते हैं कि अच्छे ही क्वेश्चंस चूज़ किए जाएं, ताकि एग्ज़ाम्स में जब अच्छे क्वेश्चंस को करने की बारी आए तो वो आपसे स्लिप ना हो। ये इस सीरीज़ का सेशन नंबर 17 है। आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑल्दो ही इज़ माई इमीजिएट नेबर। सर, इमीजिएट होने का मतलब होता है बहुत ही निकट का, बिल्कुल पास का। जैसे अगर आप किसी को कहते हैं कि ही इज़ माई इमीजिएट फैमिली मेम्बर, तो वो आपके बहुत घर का सदस्य है। अगर कोई इमीजिएट नेबर है तो वो आपके बिल्कुल पड़ोस में रहता है, वरना पड़ोसी तो पूरे मोहल्ले के लोगों को कहते हैं। इमीजिएट नेबर जो बिल्कुल पड़ोस में रहता है। यद्यपि वो मेरा पड़ोसी है, बिल्कुल पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी है, आई डू नॉट गेट हेल्प फ्रॉम हिम, मुझे उससे कोई मदद नहीं मिलती। स्पेशली व्हेन आई नीड इट मोस्ट, खासतौर पे तब जब मुझे ऐसी मदद की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब इसकी एरर क्या है सर? ये जो वर्ड स्पेशली है, इसकी दो स्पेलिंग होती हैं। एक जो आप देख रहे हैं और एक जो मैंने लिखा है। स्पेशली के आगे, इसी एस के आगे ई लगा दो तो ये दूसरा स्पेशली हो जाता है। सर, एस वाले स्पेशली का मतलब होता है कि ये चीज़ सिर्फ इसी चीज़ के लिए है। जैसे एक डिवाइस है जिससे आप सुन सकते हैं, तो ये स्पेशली सुनने के लिए बनाया गया है। मतलब इससे कोई और काम नहीं हो सकता, यही काम होगा, तो स्पेशली ये एस वाला। जैसे कि एक स्कूल है लड़कियों का, वहाँ बॉयज़ नहीं पढ़ सकते, तो दिस स्कूल इज स्पेशली फॉर गर्ल्स। एस वाला स्पेशली मतलब उसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो जाएगा। और ई वाले स्पेशली का मतलब हो जाएगा कि जनरल और साथ ही साथ में स्पेशल। जैसे मैं कहूँ कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे हर प्रकार का नॉन वेज फूड पसंद है, स्पेशली फ़िश। मतलब मुझे चिकन मटन सब कुछ पसंद है जनरली, थोड़ा सा चिकन फिश ज़्यादा पसंद है। ये ई वाला स्पेशली है, ई वाला स्पेशली। जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, आप कह सकते हैं कि सर आप ना वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन सब कुछ बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, स्पेशली वोकैबलरी। तो अलग से जो एक्स्ट्रा स्पेशल है ना, एक्स्ट्रा स्पेशल, उसको हम ई वाला स्पेशली बोलते हैं। यहाँ यही वाला लगेगा। कैसे? वो मेरा नेबर है, मुझे उससे मदद नहीं मिलती, खास तौर पे तब, मतलब वैसे भी मुझे उससे मदद नहीं मिलती, और स्पेशली तब तो बिल्कुल नहीं मिलती जब बहुत ज़रूरत हो। तो जनरली भी नहीं मिलती और एक्स्ट्रा स्पेशल भी नहीं मिलती, तो ई वाला स्पेशली होना चाहिए। ये कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, कंफ्यूजिंग पेयर्स का मेरा बैच है एप्लीकेशन पे, वहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को पढ़ाता हूँ। नंबर 2, इन स्पाइट ऑफ द रोड ब्लॉक के बावजूद, द गार्ड्स अलाउड अस, गार्ड्स ने हमें अंदर जाने दिया, अलाउड अस टू एंटर इन टू द रिस्ट्रिक्टेड एरिया टू सर्च फॉर आवर फ्रेंड्स हु हैड गॉन मिसिंग 3 days अगो। एक फ्रेज होती है गो मिसिंग, खो जाना, गायब हो जाना। रोड ब्लॉक था, फिर भी गार्ड्स ने हमें उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के भीतर जाने दिया, ताकि हम अपने उन दोस्तों को सर्च करें जो 3 दिन पहले खो गए थे 3 दिन पहले, हु हैड गॉन मिसिंग 3 days अगो। एरर सर यहाँ पर है, देखिए सर, एंटर में अगर फिजिकल एंट्री है, मतलब कमरे में जाना, बस के अंदर जाना, चूहे का बिल के अंदर जाना, समझ रहे हैं ना? हाँ, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर प्रवेश करना, गांव में प्रवेश करना, कॉलोनी के भीतर प्रवेश करना, ये फिजिकल एंट्री में आता है। ट्रेन के भीतर प्रवेश करना तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। हाँ, एंटर इनटू एक फ्रेज है विच मीन्स टू बिगिन समथिंग, किसी काम की शुरुआत करना, विच मीन्स टू इनिशिएट अ टास्क, विच मीन्स टू स्टार्ट एन एक्टिविटी। जैसे कि आप ऐसे कहें कि मुझे लगता है तुम्हें पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। ये जो एंटर है, ये कोई फिजिकल एंटर थोड़ा ना है,
इसमें आप क्या किसी गांव के भीतर जा रहे हैं क्या? पॉलिटिक्स एक करियर है, एक प्रोफेशन है, एक एक्टिविटी है। आई थिंक यू शुड एंटर इन टू पॉलिटिक्स। ठीक, आपका कोई दोस्त है बिजनेस करता है टेक्सटाइल्स का, और वो ये बिजनेस जो है 20 साल से कर रहा है, यानी कि 20 साल पहले वो इस बिजनेस में घुसा था, उसने इस बिजनेस में प्रवेश किया था, यानी उसने इस बिजनेस को शुरू किया था। ही एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस 20 years ago। ही एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस। समझ रहे हैं ना? मैं पढ़ा रहा हूँ सन 2011 से। आई entered into this profession of teaching 12 years ago। तो ये फिजिकल एंट्री ना हो, कुछ शुरू करने की बात हो तो एंटर इनटू लगाएं, लेकिन अगर फिजिकल एंट्री हो तो ना लगाएं। यहाँ फिजिकल एंट्री की बात है, इसीलिए इनटू नहीं आना चाहिए। ये पर्टिकुलर रूल भी मैंने शॉर्ट वीडियोस नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने पढ़ाए हैं। आप शॉर्ट वीडियोस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लीजिए। नंबर 3, देर इज़ नो सीट फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। ट्रेन है और ट्रेन का कोई डिब्बा है, उस डिब्बे में कोई सीट नहीं है, मतलब कोई बर्थ नहीं है एक तरीके से। अब ट्रेन के डिब्बे को आप सेगमेंट कहते हैं, कॉरिडोर कहते हैं, या लाउंज कहते हैं। लाउंज तो जैसे कि कोई होटल टाइप से होता है, उसको लाउंज कह सकते हैं। कॉरिडोर एक रास्ते को कहते हैं, जिसको गैलरी कहते हैं। सर गैलरी में वैसे भी कोई सीट नहीं होती। सेगमेंट तो एक हिस्से को कह सकते हैं। सर ट्रेन का जो डिब्बा होता है उसे या तो आप बोगी कहते हैं या फिर आप उसे कंपार्टमेंट कहते हैं। तो बोगी लिखा नहीं है तो कंपार्टमेंट के साथ चले जाइए। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। हाँ, हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को पहले क्विज के फॉर्मेट में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप एप्लीकेशन को ओपन करें, फिर डेली क्विजेस में जाएं, वहाँ से डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब इस सेगमेंट में जाकर के डोज 17 इस नाम से टेस्ट पेपर होगा, आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। जिन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं उनका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, जो कि अश्विन क्लासेस के नाम से है, राइट। या फिर आप PDF नोट्स को एप्लीकेशन में जा करके PDF नोट्स इस सेगमेंट में जाएं, और फिर डेली डोज ऑफ ग्रामर एक और सेगमेंट है, उससे डोज 17 को डाउनलोड कर लीजिए। पिछले सेशंस के वीडियोस PDF भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग ऑन, नंबर 4, इट इज ईजी टू सी वाई सिटीज ग्रू ऑन द रिवर बैंक्स। रिवर बैंक्स मतलब नदियों के किनारे। ये समझना बड़ा ही सरल है कि क्यों शहर जो है नदियों के किनारे बसाए जाते थे। नदियों के किनारे बसाए जाते थे। अब नदियों के किनारे के लिए ऑन द रिवर बैंक्स होगा, अलोंग द रिवर बैंक्स होगा, इन द रिवर बैंक्स होगा, या फिर अपॉन द रिवर बैंक्स होगा। ये दोनों नहीं होंगे, समझ रहे हैं ना। ऑन और अपॉन तो जैसे कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर ऑन अपॉन है। सर नदियों के किनारे, it is easy to see why cities grow along the river banks। बोलिए ना सर, जो नदियाँ होती हैं उनके आस पास लोग रहते हैं ना, उनके आस पास लोग अपना घर बनाते हैं, गांव बनाते हैं। तो जब आप किनारे किनारे आस पास बोलोगे, सटते हुए बोलोगे कि सट कर बोलोगे, किनारे किनारे, तो उसके लिए अलोंग है। सर आप जैसे कह रहे हैं कि मैं सड़क पर जा रहा था कार से और मैं देख रहा था कि सड़क के किनारे किनारे जो है कुछ दुकानें लगी हुई थी। आई कुड ईजिली सी अ नंबर ऑफ स्टॉल्स अलोंग द रोड। सड़क के किनारे किनारे, तो उसको अलोंग बोलिए। तो नदी के किनारे किनारे इस तरीके से हो जाएगा, तो अलोंग बेहतर चॉइस रहेगा। मूविंग ऑन, पार्ट ऑफ स्पीच पर आइए। इसमें आपको बताना है अंडरलाइंड वर्ड देयर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देयर इज अ विजिटर फॉर यू, कोई मिलने आया है आपसे। रिलेटिव प्रोनाउन है ये? नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन में तो हु है, हुम है, विच है, व्हाट है, दैट है, देयर है ही नहीं। एडवर्ब है, नाउन है, डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर भी नहीं, नाउन है। हाँ, सेंटेंस की शुरुआत में नाउन आता ही है सब्जेक्ट बन के, वो भी नहीं है सर, एडवर्ब है। हेयर, देयर, सर ये एडवर्ब है, ठीक है, वो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। क्या है सर? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इन्हें आप एडवर्ब मानते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बैच की इन्फॉर्मेशन दे दूं। वो इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर
आपने इंग्लिश को पढ़ रखा है किसी भी टीचर से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी, पर आपको स्कोर इंग्लिश में नहीं बढ़ रहा है, मार्क्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। तो ये 2 बैचेस हैं आपके लिए, प्रैक्टिस बैच 1.0, प्रैक्टिस बैच 2.0। 1.0 रिकॉर्डेड बैच है जिसकी फ़ीस है 999, ये लाइव बैच है जिसकी फ़ीस है 1499। कंटेंट दोनों का सेम है, 100 मार्क्स हैं विद डिस्कशन। ठीक, हर एक मार्क में 50 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 100 मार्क में आपको 5000 मिसलीनियस क्वेश्चंस मिलेंगे, ग्रामर के, वोकैब के और कॉम्प्रिहेंशन के। बैच आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा। बेस्ट बैच है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। डेमो सेशंस भी अवेलेबल हैं, आप एप्लीकेशन में विजिट करिए, जिस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं उस बैच को ज्वाइन कर लें और डेमो सेशन देख लें। दोनों का कंटेंट अलग अलग है, समझ रहे हैं? जो 100 मार्क्स इसमें है वो 100 मार्क्स इसमें नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट है, सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, एक भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है जो इसमें हो और इसमें भी आ जाए। मूविंग ऑन, सिनोनिम बताना है आपको मेरियट का। मेरियट का मतलब क्या होता है सर? मेरियट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, प्लेंटी जिसको कह सकते हैं, नंबर में बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं ना? एनॉर्मस, संख्या में बहुत ज़्यादा, न्यूमरस जिसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? न्यूमरस। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है अनक्लियर, जो चीज़ें अस्पष्ट हैं। लिमिटेड, सीमित को कहेंगे, ये तो ऑपोजिट हो सकता है मेरियट का। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस जिसको कहते हैं। यूजुअली इंसेसेंट कंटिन्यूअस रेनफॉल के लिए ही आता है, लगातार जब बारिश होती है जिसको मूसलाधार बारिश कहते हैं, यानी कि इंसेसेंट रेन्स बोलते हैं उसे। तो असंख्य होना संख्या में न्यूमरस हो सकता है, आप उसे अबंडेंट भी कह सकते हैं। ठीक, अबंडेंट भी कह सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट वर्ड लगा तो मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। मूविंग ऑन, नंबर 7, ही असेंटेड। असेंट का मतलब होता है अग्री करना, अग्री करना, सहमत होना, असेंट का ये मीनिंग है। शायद आप जानते हो कि असेंट की एक स्पेलिंग ये भी है, विच मीन्स टू ग्रो, आगे बढ़ना जिसको कहा जाता है। यहाँ अग्री करना है सर, जब आप अग्री करते हैं तो टू लगाते हैं। ही असेंटेड टू मेनी प्रपोजल्स, आई अग्री टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई अग्री टू दिस प्रपोजल। असेंट के साथ फिक्स है कि प्रेपोजिशन टू ही आएगा सर। ठीक, प्रेपोजिशन अगर आपके लिए चैलेंज हो तो यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट है, कंप्लीट प्रेपोजिशन बैच, कंप्लीट प्रेपोजिशन बैच, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, सब हो जाएगा सर। असेंटेड टू। नंबर 8, पार्ट ऑफ स्पीच में आइए, द कंक्लूजन्स दैट दे कम, द कंक्लूजन्स मतलब नतीजे, दैट दे कम टू आर हाईली, वो नतीजे जिन पर वो पहुँचे हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं क्वेश्चनेबल हैं, संदेह के दायरे में हैं। द कंक्लूजन्स दैट दे हैव कम आर हाईली क्वेश्चनेबल। मुझे लग रहा है बैटरी लो हो रही है सर, एक सेकेंड। ऐसा ही था। सोचिए क्या होगा, नाउन होगा, दैट नाउन नहीं, किसी का नाम थोड़ी नहीं, या तो कंजंक्शन है, ठीक, या तो एडजेक्टिव है या तो प्रोनाउन है, इन्हीं में से कुछ होना चाहिए सर। ठीक, एडजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो जैसे दैट बुक, दैट बॉय लिखा होता, नाउन होता बाद में, वो भी नहीं है। अब या तो कंजंक्शन या तो प्रोनाउन है। सो दैट एक कंजंक्शन होता है तो वो बोलता है कि, दैट जब एक कंजंक्शन होता है तो बोलता है कि, तो क्या ये दैट की बोल रहा है? बोल के देखिए। वो कंक्लूजन्स जिन पर वो पहुंचे हैं, समझ रहे हैं ना? द कंक्लूजन्स दैट दे कम टू, जिन कंक्लूजन्स पे वो पहुंचे हैं वो क्वेश्चनेबल हैं। सर ये रिलेटिव प्रोनाउन है सर। हाँ, एक्चुअली दैट का संबंध ही कंक्लूजन से है, ये एंटीसीडेंट है, दैट का मतलब ही ये कंक्लूजन्स है। समझ रहे हैं आप? कंक्लूजन्स, दैट का मतलब ही है, दैट का मतलब ये कंक्लूजन्स ही हैं।
तो ये नाउन हो जाएगा, ये उसी का रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। द कंक्लूजन्स दैट, वो कंक्लूजन जो उन्होंने निकाले हैं, वो कंक्लूजन जो उन्होंने ड्रॉ किए हैं, जो का मतलब ही होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है, पूरी जानकारी है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है सर? रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 9, एट समबडीज एल्बो, किसी के आस पास होना, किसी के करीब होना, किसी के द्वारा डोमिनेट किया जाना नहीं, घर में रोका जाना नहीं, मेक पीपल इंपॉर्टेंट, लोगों को ज़रूरी साबित करना नहीं, टू बी नियर टू समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, टू बी एट समवन्स एल्बो। आप गौर करिए जरा, जैसे कि आप अगर गेस्ट हैं, आप अगर गेस्ट हैं तो स्पेशली अगर आप चीफ गेस्ट हैं तो आपको चीज़ें सर्व की जाएंगी और एक वेटर आपके बिल्कुल बगल में रहेगा, वो आपके एल्बो के पास में ही रहेगा, जो कोहनी होती है उसके बिल्कुल पास में ही रहेगा। सर आपके शरीर से कोहनी हल्का सा दूर होती है, स्पेशली जब आप उसको किसी चेयर के हैंड पे रखते हैं, कि उसके आर्म्स पे रखते हैं, या आराम से जब आप बैठते हैं तो कोहनी को, अपनी एल्बो को हल्का सा बाहर करते हैं ना, तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर आपकी उसी कोहनी के बिल्कुल पास में खड़ा है, यानी कि वो आपकी मदद के लिए खड़ा, आपको सर्व करने के लिए लगातार खड़ा है, जो वेटर्स होते हैं वो होते हैं सर। ठीक, हाँ, बिल्कुल सदैव सेवा में तत्पर। जैसे आप ऐसे करिए ना सर, आपने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तुरंत आ गए, तो एम्बुलेंस सर्विसेज आर एट योर एल्बो। 112 नंबर डाल के पुलिस आ गई तुरंत, तो पुलिस इज एट योर एल्बो, बहुत करीब इसको कह सकते हैं। नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा लगा हो अगर सेशन तो फिर सर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा और एक छोटा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दे हर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पता चला क्या? दैट देयर हाउस वॉज ऑन द रूट ऑफ द प्रपोज्ड रोड। उन्हें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पता चला कि एक प्रस्तावित सड़क है और उनका घर जो है उसी प्रस्तावित सड़क पर आ रहा है, उसी के रास्ते में आ रहा है। ये वाला रूट से जड़ होता है, ये वाला राउट जो है हार को कहते हैं, डिफीट जिसको कहते हैं, और ये वाला रूट जो है रास्ते को कहते हैं, मार्ग को कहते हैं, यही वाला हो जाएगा। सर ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स से हैं, इन्हें कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पढ़ाया भी जाता है। तो उस रूट पर है जिस रूट से हाईवे को बनना है। सर सेशन यहीं से ओवर हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सर जो है अप्रिशिएट करिएगा। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, ये एप्लीकेशन है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।